नमस्कार। सैन्य प्रदर्शनी नो योर आर्मी एग्जीबिशन का अनाउंसमेंट ड्राफ्ट कैसे तैयार करते हैं। माननीय चीफ गेस्ट राम सिंह, अधिकारीगण, उपस्थित जन समूह एवं प्यारे बच्चों, मैं GOC 123 डिव की तरफ से आप सभी का 123 डिव द्वारा आयोजित नो योर आर्मी एग्जीबिशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। गौरवशाली भारतीय सेना का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वेदों, महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में सेना का उल्लेख किया गया है। भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्य हुए, जैसे मगध, हर्षवर्धन, राष्ट्रकूट, राजपूत और मुगल साम्राज्य आदि। इन सब के पास अपनी अपनी शक्तिशाली सेनाएं थी। मौजूदा भारतीय सेना के पूर्व सिपाही पलटन, स्थानीय कैवेलरी, अनियमित घुड़सवार, भारतीय सैपर्स व छोटी छोटी कंपनियां थी, जिन्हें सर्वप्रथम 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज ने अपने इलाके की सुरक्षा के लिए खड़ा किया था। यह 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज सेनाएं थी: बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी। इन तीनों ने ही अंग्रेजों को भारत, एशिया व अफ्रीका के कुछ भागों में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान की। सन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। 1903 में इन तीनों ब्रिटिश प्रेसिडेंसी सेनाओं को मिला दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जापानी सेनाओं को रोका और उत्तरी अफ्रीका व इटली में विद्रोही सेनाओं के साथ लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक टुकड़ियां ब्रिटिश फोर्स का एक अहम हिस्सा थी, जो एशिया में जापान के खिलाफ लड़ रही थी और यह आगे चलकर आजाद हिंद फौज के नाम से लोकप्रिय हुई। इस आजाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने भारत को आजाद करवाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। भारतीय सेना ने चीन, बर्मा में भारतीय फ्रंट पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की और जल्दी ही वह लड़कर फिर बर्मा में आ गई। 1944 में जापान ने बर्मा से भारत पर आक्रमण किया। ऐसा करके जापानियों का मकसद था कि उनकी भारत में मौजूदगी जनसाधारण को जागरूक बनाएगी, ताकि वह अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर करने में सहायता करे। दूसरा मकसद था कि भारत में मौजूद ब्रिटिश सेनाओं के आधार को तोड़ा जाए, ताकि आगे आक्रमण न कर सके। लेकिन जापान के इस आक्रमण का ब्रिटिश भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1947 में भारत की आजादी के समय ब्रिटिश सेना की उत्तराधिकारी मौजूद सशस्त्र सेनाएं बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कई युद्धकालीन ट्रूप्स व यूनिटों को सेवानिवृत्त या तोड़ दिया गया और जो सेनाएं बनी उन्हें भारत व पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान से 3 47, 48, 1965, 1971 व चीन से 1962 का युद्ध लड़ा। इसके साथ साथ भारत ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध भी लड़ा, जो विश्व इतिहास का एकमात्र ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने वाला युद्ध था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ियों, अनजान रास्ते तथा संघर्ष भरे युद्ध में कदम दर कदम बढ़ाते हुए टाइगर हिल पर वापस फतेह हासिल की। हम आज भी उन वीर सपूतों को याद करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र के कई पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भाग लिया और वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्रीय पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपना योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारतीय थल सेना सशस्त्र सेनाओं में सबसे बड़ी है और इसकी जिम्मेदारी जमीनी आक्रमण की है। इसके प्राथमिक कर्तव्य है देश की सुरक्षा, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण से बचाना व सीमा पर शांति व सुरक्षा को कायम रखना है। इसके साथ साथ भारतीय थल सेना प्राकृतिक आपदाओं व दूसरी विपदाओं में भी राष्ट्र की सहायता करती है। लगभग 13,25,000 सक्रिय सैनिकों व लगभग 18 लाख रिजर्व सैनिकों के साथ भारतीय थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय थल सेना की शौर्य गाथाओं का अगर वर्णन किया जाए तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए। इसके रणबांकुरों ने अनगिनत फतेह हासिल कर रखी है। जोश, हिम्मत, अनुशासन, पराक्रम, यह सब भारतीय थल सेना के पर्यायवाची हैं। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सीमित युद्ध करके अपने धैर्य, अनुशासन व देशभक्ति का अनुपम उदाहरण पेश किया।
जिसे विश्व सदियों तक भुला नहीं पाएगा। भारतीय थल सेना ने प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या खेल कूद या एडवेंचर स्पोर्ट्स, सब में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा सिडनी ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे पहले हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद व फ्लाइंग सिख मेजर मिल्खा सिंह को भला कौन भूल सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में विभिन्न एडवेंचर कोर्स कराए जाते हैं, जैसे स्काई डाइविंग, पैराट्रूपर, मोटरसाइकिल डिस्प्ले इत्यादि, जो कि अपने आप में देश की मजबूत मिसाल को दर्शाता है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि विभिन्न खेल खेलने से शारीरिक पुष्टता में अहम भूमिका अदा करते हैं। जब एक व्यक्ति आर्मी ज्वाइन करता है तो उसे व उसके परिवार को बहुत सारे मॉनिटरिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हाउसिंग स्कीम, लोन, इंश्योरेंस इत्यादि। इन सब के बावजूद FWO फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसकी फैमिली को विभिन्न प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे निटिंग, स्टिचिंग एंड ब्यूटी पार्लर की सिखलाई फ्री में दी जाती है, जिसके तहत सैनिकों की पत्नी अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है और अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स NOK नेक्स्ट ऑफ किन को मिलते हैं, जो कि एक सैनिक के जीवन को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि नो योर आर्मी एग्जीबिशन क्या है। यह एक ऐसा शोकेस है जो आर्मी की मोटिवेशनल स्ट्रेंथ, प्राउड ऑफ यूनिफॉर्म, पावर ऑफ आर्मी, नोबल प्रॉफिट, सेल्फ सैक्रिफाइस टू कंट्री इत्यादि वीर गाथाओं को दर्शाता है। वर्तमान में भारतीय थल सेना एक बहुत ही आकर्षक सेना है। इसमें प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति के मौके उपलब्ध हैं। देश प्रेम, शारीरिक सुदृढ़ता व अनुशासन इसको आकर्षक बनाते हैं। आज इसी गौरवशाली भारतीय सेना को निकटता से जानने के लिए नो योर आर्मी एग्जीबिशन का आयोजन महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम, गंगाधाम में किया जा रहा है। अब मैं आपको नो योर आर्मी एग्जीबिशन के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूँगा। 1 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम, सबसे पहले M17 द्वारा फ्लाई पास्ट किया जाएगा। उसके बाद आर्मी बैंड अपनी धुनों से आपको मंत्रमुग्ध करेंगे। फिर जांबाज सैनिकों द्वारा स्काई डाइविंग, उसके बाद मोटरसाइकिल डिस्प्ले, फिर पैरामोटर शो और डॉग शो तथा हॉट एयर बैलूनिंग और 15 घंटे का विश्राम व उसके बाद शाम को पहले वॉलीबॉल मैच होगा। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फ्लाई पास्ट, अपनी बाईं ओर दूर आकाश में देखिए M17 हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करते हुए 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर 495 किलोमीटर दूर तक उड़ान एक साथ भर सकते हैं और अधिकतम 400 kg भार को वहन करने की क्षमता रखते हैं और एक ही बार में 28 यात्रियों को व 12 स्ट्रेचर को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनका प्रयोग फील्ड एरिया में रसद पहुंचाने व कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करने के लिए किया जाता है। इसकी कमान संभालते हुए मेजर जंबेश्वर पुष्प वर्षा करते हुए यह हेलीकॉप्टर यहां से फ्लाई पास्ट कर चुके हैं। आर्मी बैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सदियों से राजा महाराजा इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो सैनिकों के मनोबल को चरम सीमा तक ले जाता है और उन्हें रणभूमि में विजय होने का वरदान देता है। आज जो आपके सामने आर्मी बैंड बजाया जा रहा है वह 20 रेजिमेंट का है और इसका संचालन कर रहे हैं खड़ग सिंह और धुन है बजाते रहो चलते रहो। स्काई डाइविंग, 99 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के जांबाज 15 से 16 हजार फुट से छलांग लगाएंगे और हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए आखिर में पैराशूट की मदद से स्टेडियम के बीचों बीच लैंड करेंगे। स्काई डाइविंग आजकल एक एडवेंचर स्पोर्ट्स बन गई है, लेकिन सेना में इसका एकमात्र मकसद युद्ध में विजय हासिल करना है। पैराट्रूपिंग के जरिए सेना के जांबाज दुश्मनों के पीछे जाकर डिप्लॉय हो जाते हैं।
और पीछे से आक्रमण कर दुश्मन को निस्तनाबूद कर देते हैं। इसमें उत्तम स्तर की शारीरिक फिटनेस की ज़रूरत होती है। मोटरसाइकिल डिस्प्ले। मोटरसाइकिल डिस्प्ले। अब आपके सामने एएससी के सैनिक मोटरसाइकिल डिस्प्ले का आयोजन करेंगे। सेना में मोटरसाइकिल मुख्यतः डिस्पैच राइडर्स डीआर का काम करते हैं, जो मैसेज को एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। यह हुनर व मानसिक संतुलन का जबरदस्त प्रदर्शन आपके सामने करेंगे। इस मोटरसाइकिल डिस्प्ले का नेतृत्व कर रहे हैं बाइक सिंह। पैरामोटर्स। पैरामोटर्स का प्रदर्शन कर रहे हैं 100 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के जांबाज पैरामोटर। मुख्यतः पैराट्रूपिंग ही है। इसमें भी पैराशूट के जरिए ही नीचे आया जाएगा। इसमें पैराट्रूपर्स मोटर के जरिए अपने आप को नीचे महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम के बीचों बीच उतारेंगे। इस कला को परफॉर्म करने के लिए जबरदस्त कौशल और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। पैरामोटर्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं पैरा सिंह। डॉग शो। सेना में डॉग यूनिट एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सेना में यह डॉग बम निष्कासित दस्ते, काउंटर इंसर्जेंसी इलाके व वीआईपीज की सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अब यह आपके सामने अजीबोगरीब करतब दिखाकर आपका मनोरंजन करेंगे। डॉग शो में हिस्सा ले रहे डॉग आरबीसी सेंटर मेरठ के हैं, जिनका कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान टॉमी सिंह। वॉलीबॉल मैच। सेना में कठोर प्रशिक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य व खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब आपके समक्ष एक वॉलीबॉल मैच का आयोजन इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड सिविल डिग्निटीज के बीच किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज की आखिरी पेशकश राजस्थान की अमीर सभ्यता व विरासत को दर्शाता रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। राजस्थान भारत का एक वॉरियर स्टेट रहा है। राजस्थान को अतीत में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के राजपूतों ने अंग्रेजों व मुसलमान शासकों से टक्कर ली। वह उनके आगे बिल्कुल भी नहीं झुके। रानी पद्मावती ने अपने आप को मुगल के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बजाय सती होना बेहतर समझा। ऐसा करके वह न केवल अमर हो गई बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल कायम कर गई। इन्हीं सब विषयों को उजागर करता हुआ कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। पेश कर रहे हैं छत्रपति 2 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम फ्लैग ऑफ आर्मी डे रन। पूरे एनवायरनमेंट में सेना के संदेश को पहुंचाने व जनसाधारण को सेना के प्रति जागरूक करने के लिए आर्मी डे रन का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं माननीय चीफ गेस्ट से अनुरोध करता हूं कि वह आर्मी डे रन को फ्लैग ऑफ करें। माननीय फ्लैग ऑफ डे। ड्राइंग कंपटीशन। सेना द्वारा सैनिकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध करती है। इतना ही नहीं, इनके बच्चों को और आगे मोटिवेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के को करिकुलर तथा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आयोजित की जा रही हैं, जैसे पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन एंड मॉडलिंग इत्यादि। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन आपके बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें अलग अलग विषयों पर विभिन्न कैटेगरी को शामिल किया गया है। अभी यह बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से विभिन्न विषयों पर अपने भाव व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।